प्यारे बच्चों, आज से हम अपने इस YouTube चैनल पर कक्षा 10 की साइंस की क्लास को भी स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छी पाठ्य सामग्री बहुत समझाते हुए उपलब्ध करा पाऊँ। ये कक्षा 10 विज्ञान का पहला लेक्चर है, तो मैं सबसे पहले आपको आपके विज्ञान के पाठ्यक्रम से अवगत करा देता हूँ। आपको पहले से पता भी है, आपके पास सबके NCERT बुकें उपलब्ध हो गई होंगी। आप देखिए, यहाँ पर मैंने पाठ्यक्रम लिखा है, जिसमें पहला अध्याय आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, दूसरा अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण है, तीसरा अध्याय धातु एवं अधातु है, चौथा अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक हैं, और अध्याय 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये मैंने जो रेड कलर मार्कर से लिखे हैं, तो ये रसायन विज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं। माने आपका जो विज्ञान है 10th क्लास में, उसमें वैसे तो चैप्टर 16 तक दिए हुए हैं, लेकिन उसमें जो शुरू के 5 चैप्टर हैं वो रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं। क्योंकि जब आप 10th क्लास पास करके 11th में आएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप 10th बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे बच्चे 90+ स्कोर करें, और मैं विज्ञान विषय में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो आप समझिए, जब आप 10th क्लास अच्छे से मार्क्स से पास करके पूरी नॉलेज के साथ, परसेंटेज 90+ और नॉलेज 100+, नॉलेज से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। नॉलेज हमेशा 100% होनी चाहिए। परसेंटेज 1-2% कम हो जाए चल जाता है, लेकिन नॉलेज हमेशा 100%। तो जब आप आएंगे अगली क्लास में, तो वहां पर इस विज्ञान के 3 पोर्शन हो जाते हैं: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। तो ये हम यहाँ पर तीनों को मिक्स करके पढ़ते हैं। तो हमारे जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हैं वो रसायन विज्ञान है। हम कह सकते हैं इसको रसायन विज्ञान, रसायन के बारे में। और जो मैंने यहाँ पर देखिए नीले रंग के मार्कर से लिखा हुआ है, अध्याय 10 उसका नंबर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अध्याय 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अध्याय 12 है विद्युत। अध्याय 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अध्याय 14 है ऊर्जा के स्रोत, और अध्याय 15 है हमारा पर्यावरण। इसको आप कह सकते हैं कि ये भौतिक विज्ञान है, जो आपका बड़ी क्लासेस में भौतिक विज्ञान, और ये रसायन विज्ञान। देखिए, अध्याय 5 और अध्याय 10 के बीच में जो 4 चैप्टर हैं वो जीव विज्ञान में आते हैं। तो उनका अध्ययन हम सबसे बाद में करने वाले हैं। मेरा आपसे कहने का ये मतलब है कि इस विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में जो ये शुरू के 5 चैप्टर हैं, रसायन विज्ञान, बाद के भौतिक विज्ञान, और बीच में जीव विज्ञान है। तो हम सबसे पहले अपने इस YouTube चैनल पर रसायन विज्ञान के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम भौतिक विज्ञान करेंगे। या फिर आप मुझे कमेंट के माध्यम से जैसा बताएंगे, तो सारे बच्चों के विचारों के हिसाब से हम क्या काम करेंगे कि हो सकता है कि मैं रसायन विज्ञान के पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करा दूं, फिर भौतिक विज्ञान के 2 कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमें ओवरऑल पूरा विज्ञान कवर करना है। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट तो हम रसायन विज्ञान से ही कर रहे हैं, माने अध्याय 1 से ही कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इसमें पढ़ेंगे कैसे, क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। देखिए, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो चैप्टर में आने वाला एक एक टॉपिक आपको क्लियर करता चलूंगा। इसके बाद जब जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम NCERT एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल है चाहे वो क्वेश्चन है, उनको भी सोल्व करेंगे। NCERT के चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज है, किसी भी चैप्टर जब लास्ट होता है तो उसमें NCERT एक्सरसाइज है, उसके प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। और आपको पता है, स्पेशली यूपी बोर्ड में अब जो है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, 20 प्रश्न बहुविकल्प के प्रश्न आते हैं, जो हमने OMR शीट पर आंसर देना होता है। और अन्य किसी बोर्ड में भी बहुविकल्प के प्रश्न आते ही हैं। तो बहुविकल्प के प्रश्न में प्रत्येक चैप्टर के कम से कम आपको 50 और अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, जिससे कि हम बहुत डीपली नॉलेज के साथ अगली क्लास में पहुंचे। क्योंकि बार बार वहां टीचर फिर ऐसा कहते हैं कि आपने 10th में पढ़ा होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, और आप बिल्कुल ऐसे फ्लैट देखते हैं कि भाई पता नहीं हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम रसायन विज्ञान को स्टार्ट करते हैं, और रसायन विज्ञान के भी पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैं देखिए सिलेबस के बारे में और ज्यादा नहीं कहना चाहता। जब जब जो चैप्टर आएगा, मैं उस चैप्टर के बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा ही। मेरा ये भी कहना है कि जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठेंगे, माने वीडियो जब आप इसको देखेंगे, जो मैं ये आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, तो आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठेंगे अपने साथ, जिससे कि जो मैं समझा रहा हूँ, नोट पॉइंट हो सकते हैं या नोट्स बनाना है, वो साथ साथ आप मेरे करते रहें। और एक बात और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारी ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसलिए अगर आपको जिस लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम आएगी या कोई टॉपिक क्लियर होने से रह जाता है,
आप कमेंट में अवश्य जरूर लिखें, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूं तो आपकी पिछली वाली प्रॉब्लम को उसमें सॉल्यूशन के साथ बता सकूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हमारे पाठ्यक्रम का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चैप्टर भी है और बहुत इजी चैप्टर है, और यहाँ ये कक्षा 9 से भी रिलेट करता है। आपने कक्षा 9 में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन तो पढ़े ही हैं। तो भौतिक परिवर्तन हम किन्हें कहते हैं? जो हमें आंखों से दिखने से ही पता चल जाते हैं कि भाई ये भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन मुख्यतः हमने यहाँ बात करनी है। तो रासायनिक परिवर्तन से ही रासायनिक अभिक्रियाएं बना, और रासायनिक अभिक्रियाओं से ही रासायनिक समीकरण शब्द बना है। तो हम इस चैप्टर में बड़े डिटेल से जानने वाले हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उन एग्जाम्पल को आप अपने माइंड में सोचिए कि वो जब एग्जाम्पल होते हैं आपके सामने, ऐसे कुछ उदाहरण आपके सामने होते हैं, तो आपको क्या समझ में आता है। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, सेब को काटने पर तथा कुछ देर हवा में छोड़ देने पर तो मैंने यहां पर ये लिखा है कि देखो, जैसे आप सेब होता है आपके पास, जो खाने वाला सेब है, उसको जब आप चाकू की सहायता से कट कर देते हैं और थोड़े से टाइम के लिए आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे जो उसकी सतह का जो रंग है वो पहले से कुछ बदल जाता है, वो धूमिल सा पड़ जाता है, वो फेड सा हो जाता है। तो आपने कभी ये विचार किया कि ऐसा क्यों हो जाता है? तो देखिए, बात करते हैं दूसरे और उदाहरण की। अगर आप गर्मियों के दिनों में दूध को कमरे के ताप पर ही छोड़ दें, माने आप उसे फ्रिज में ना रखें, तो आपने देखा होगा क्या होता है। कई बार आपसे मम्मी कह देती है कि बेटा ये दूध है, जरा फ्रिज में रख देना, लेकिन आपका ध्यान नहीं रहता और आप कमरे में उस दूध को जो जिस भी पात्र में वो था उसको ऐसे ही छोड़ देते हो। तो आप क्या देखते होंगे, क्या हो जाता है उस दूध का? बताइए क्या हो जाता है उस दूध का? उस दूध में क्या हो जाता है? वो दूध फट जाता है, अर्थात वो दूध नहीं रहता, उसका जो स्वाद है वो भी बदल जाता है, और जो दूध की प्रकृति है माने वो भी बदल जाती है। तो दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, गर्मियों के दिनों में दूध को कमरे के ताप पर रख दें तब। तो ये मैं आपको उदाहरण लिख रहा हूं, उनके क्या रिजल्ट होते हैं वो भी हम बता भी रहा हूं, लेकिन लिख नहीं रहा हूं, वो हम विचार कर रहे हैं, तब लिखेंगे उसके बाद। तीसरी बात अगर हम करें, देखिए आपने देखा होगा जैसे अंगूर और केले हैं, तो अंगूर आप लाते हैं, गर्मियों के दिनों की ज्यादा बात चल रही है कि माने जब ताप अधिक हो, आपने देखा होगा कि मौसम में बहुत गर्माहट होती है जब, तो केले और अंगूर को आपने देखा होगा कि वो जो अंगूर है उनमें सड़न सी पैदा होने लगती है। इसे हम अंगूर का किड़वन भी कह देते हैं कई बार। तो केले और अंगूर मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अधिक ताप पर, अधिक गर्मी पर फलों का सड़ना, इसी को हम किड़वन भी बोलते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, देखिए विज्ञान में किड़वन, जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं इसको समझाऊंगा, अभी मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ किड़वन पर। आप समझिए सड़ने से इसका मतलब है। तो अधिक ताप पर फलों का सड़ना, तब ऐसा क्या होता है अभी उसमें, जब वो फल सड़ रहे होते हैं तो उसमें आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या चेंज हो रहा है, माने क्या परिवर्तन हो रहा होता है। बात करें हम चौथे पॉइंट की, हमारे शरीर के द्वारा भोजन का पाचन होना। देखिए जब हम भोजन को ले रहे होते हैं, प्लेट में हमारे भोजन होता है, थाली में जब हमारे पास भोजन आता है तो कितना स्वादिष्ट वो स्वाद में भी होता है और दिखने में भी होता है। भाई उसमें रोटियां हैं, चावल हैं, दाल हैं, सब्जियां हैं, सलाद है, वो सब कितना सुंदर सा होता है, सब आपके सामने जब होता है। जब आप उसे खा लेते हैं तो आपने देखा होगा कि शरीर के अंदर जब वो जाता है तो उसका पाचन हो जाता है, और उसके अंदर से जो भी उपयोगी चीजें हैं वो हमारे शरीर में स्टोर होती हैं, और जो वेस्टेज है वो मल के रूप में बाहर निकलता है। तो माने भोजन जैसा था वो बाद में पचने के बाद तो वैसा नहीं रह जाता। अर्थात आप इसलिए इस उदाहरण पर भी विचार कर सकते हैं, शरीर द्वारा भोजन का
पाचन। ऐसे ही एक और उदाहरण की आप बात कर सकते हैं, हमारे द्वारा श्वसन, हमारे माने जो भी जीव हैं उनके द्वारा श्वसन, सांस लेना। तो आप देखेंगे, जानते भी हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा होता है हमने कि हम जब सांस लेते हैं अंदर को तो कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। और जब हम सांस लेने के बाद बाहर को फिर छोड़ते हैं तो कौन सी वायु बाहर आती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जा रही है अंदर ऑक्सीजन और बाहर आ रही है CO2। तो इसमें इस पर विचार करते हैं, इस उदाहरण पर। श्वसन। तो यहां पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। तो इन उदाहरणों से आपको देखिए क्या समझ आ रहा है कि अगर हम सेब को काट दें तो सेब जैसे ही कटता है तब आप उसकी सतह को देखें तो बड़ी मतलब एक सुंदर सी सतह, चमकदार सतह आपको सेब की दोनों हिस्सों की दिखाई देती है। लेकिन कुछ समय बाद आप जब देखते हैं तो सेब के सतह की जो चमकदार सतह थी वो कैसी हो जाती है? धूमिल पड़ जाती है, फैट जैसी हो जाती है। इससे हमें ये पता चल रहा है, देखिए मैं एक एक उदाहरण को बता भी रहा हूं और फिर क्या हो रहा है ये सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो चमकदार सतह है वो धूमिल पड़ गई, अर्थात रंग में परिवर्तन आ गया है, रंग परिवर्तन हो रहा है। अब ये जो मैं लिख रहा हूं रंग परिवर्तन, तो इसे समझ जाना किसके रंग परिवर्तन की बात कर रहा हूं। वो जो सेब के दो हिस्से हैं उनकी सतह के रंग में परिवर्तन आ जाता है थोड़े टाइम बाद, जब उसे वायु में खुला छोड़ रहे हैं। क्यों आ जाता होगा? जो वायु है, वायु का मतलब सीधा सीधा ऑक्सीजन से है, क्योंकि वायु का मतलब वायुमंडल में जो भी ये गैसें हैं तो सारी गैसें हो गई। लेकिन हम रसायन में मुख्यतः वायु का मतलब ऑक्सीजन से समझते हैं। तो ऑक्सीजन क्या काम करती है? उस सेब की सतह से क्रिया कर लेती है। और ऐसा कहते हैं कि सेब में होता है आयरन, और आयरन का प्रतीक क्या होता है? Fe। और आप ये समझिए, मैं आपको ये सोचकर पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ आता नहीं है, पहले से ज्यादा कुछ आता नहीं है। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कभी आप इसको गलत समझे, इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बारीकी छोटी से छोटी बात भी बता पाऊं। तो जैसे मैंने कहा कि सेब में आयरन होता है, लोहा होता है, और लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe। तो हम प्रतीक की बात भी करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर नंबर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो वहां पर तत्वों के प्रतीक वगैरह आएंगे। तो मैं आपको कक्षा 10 के पूरे पाठ्यक्रम को बिल्कुल ऐसा कर देना चाहता हूं जिससे आप कक्षा 11 में जब जाएं तो कक्षा 11 में इतना पूर्व ज्ञान आपके पास रहना चाहिए, इतना नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि कक्षा 11 में आपको कोई परेशानी ही ना आए। तो जिसको जो भी छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं वो निसंकोच आप कमेंट में मेरे से मालूम कर सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल दूर करने का प्रयास करूंगा। तो फिर से एक बार देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम सेब को कट करते हैं तो उसकी सतह वायु से क्रिया करती है, अर्थात वायु के संपर्क में आ जाती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है। और सेब में जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वो आयरन माने Fe उस ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन का ऑक्साइड बना लेता है। माने जो Fe है, अब मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं अभी कोई, क्योंकि हम इसी चैप्टर में ये सब तो पढ़ने वाले। तो Fe और वो आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे? FeO या Fe2O3, Fe3O4, इस टाइप से सूत्र होते हैं। वो सूत्र की बात बाद में, माने आयरन का ऑक्साइड, माने ये और ये क्रिया करके क्या बना लेते हैं? आयरन का ऑक्साइड, जिस वजह से उसकी सतह का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? बदल जाता है। तो देखिए रंग परिवर्तन हो रहा है। यहां की बात करें तो गर्मियों के दिनों में दूध को कमरे के ताप पर रख दें तब क्या हो जा रहा है? भाई दूध से हो सकता है दही बन जाए, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात दूध का जो स्वाद है वो खट्टा हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं कि स्वाद में परिवर्तन, स्वाद परिवर्तन। इस एग्जाम्पल की बात करें, अधिक ताप पर फलों का सड़ना, तो यहां भी स्वाद भी बदल रहा है और गंदी सी स्मेल आपको आती है, तभी तो आप उसे सड़ना कह रहे हैं। गंध परिवर्तन हो जाता है, गंध परिवर्तन। पहले जो उसके अंदर गंध थी अब वो गंध दुर्गंध में बदल जाती है, अर्थात स्मेल चेंज हो जाती है। शरीर द्वारा भोजन का पाचन, तो शरीर द्वारा जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन थाली में कैसा होता है और पचने के बाद कैसा होता है? अर्थात अवस्था परिवर्तन, माने यहां भी कुछ ना कुछ परिवर्तन है। और श्वसन की बात करें तो श्वसन में भी हो रहा है कि आप देखिए ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही है और CO2 गैस बाहर आ रही है, तो यहां भी कुछ परिवर्तन है। तो ये जितने भी उदाहरण मैंने अभी तक लिखे हैं, तो इन उदाहरणों से आपको कम से कम ये तो पता चल रहा है कि
कि मतलब जो पदार्थ शुरू में था उसकी प्रकृति पहले कुछ और होती है और बाद में कुछ और हो जाती है। सेब चमकदार था, उसकी सेब की सतह वो धूमिल पड़ गई। दूध था वो दही बन गया, माने उसके स्वाद में परिवर्तन आ गया। आप देखिए फल सड़ गए हैं कुछ टाइम बाद, कुछ टेम्परेचर पर। शरीर ने भोजन का पाचन करके भोजन के स्वरूप को बदल दिया है और श्वसन में ऑक्सीजन का CO2 में चेंज हो गया है। ये सारे उदाहरण हमें कम से कम इस तरफ इंगित करते हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में बदल जाए, अर्थात कोई पदार्थ किसी ऐसे रूप में बदल जाए कि उसके गुण पहले वाले गुण से भिन्न हो जाए। जैसे आप देखिए दूध से अगर दही बन जाए तो दही के जो गुण होंगे वो दूध के गुण से अलग ही तो होंगे। यदि कोई फल अभी स्वादिष्ट है लेकिन वो सड़ जाए तो सड़े हुए फलों का जो स्वाद होगा वो अच्छे ताजे पके जो फल हैं उनसे कैसा होगा, गंदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सब के सब रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मीन्स यदि कहीं किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, उसके गंध में परिवर्तन हो जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, माने वो ठोस से द्रव हो जाए, द्रव है ठोस हो जाए, ठोस से सीधे गैस हो जाए या गैस से सीधे ठोस हो जाए, अर्थात अवस्था परिवर्तन हो जाए, स्वाद परिवर्तन हो जाए, रंग परिवर्तन हो जाए, गंध में परिवर्तन हो जाए, ये सारे के सारे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इन रासायनिक परिवर्तनों को शाब्दिक रूप से व्यक्त करना, शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। चलिए मैं अब सीधे टॉपिक पर आता हूं। रासायनिक अभिक्रिया हमारा टॉपिक है। तो अभी मैंने जो उदाहरण लिखे थे उन उदाहरणों को जब मैं शाब्दिक रूप से कहता हूं तो उन्हें शाब्दिक रूप में व्यक्त करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे और हम उदाहरण की बात करें तो आप समझिए एक मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन। ये आपके एनसीईआरटी में क्रियाकलाप है, एक एक्टिविटी दी हुई है, वहीं से मैं आपको बता रहा हूं। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको थोड़ा सा जब हम उसको जलाते हैं तो जलाने से पहले थोड़ा सा साफ कर लेते हैं रेगमाल से। तो मैग्नीशियम रिबन को, ये भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको आप साफ क्यों करते हैं। तो तभी एक्सरसाइज तक जब पहुंचेंगे तब करेंगे बात। फिलहाल आप इतना समझिए कि मैग्नीशियम रिबन को हम वायु में जलाना चाह रहे हैं। और कोई चीज कब जलती है, जब वहां ऑक्सीजन होती है। तो समझ गया ना, वायु का मतलब ऑक्सीजन से होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं O2 में जलाने पर सफेद चूर्ण माने पाउडर प्राप्त होता है। अब आप सोचिए जो मैग्नीशियम रिबन है उसका फॉर्मूला Mg होता है और जो वायु है वो O2 है। तो जब इन्होंने आपस में क्रिया की तो आपको एक सफेद रंग का पाउडर मिलेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पहले कुछ अलग अलग थे, मिलने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाते हैं। क्योंकि ये जो सफेद पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण या पाउडर प्राप्त होता है। तो आप इससे ये समझ रहे होंगे कि मैग्नीशियम एक अलग चीज है, मैग्नीशियम रिबन, रिबन समझते ना, पट्टी को बोलते हैं, और वायु अलग चीज है, दोनों अलग अलग उसमें थे। लेकिन जब इसको इसमें जलाया तो जलाने पर क्या हुआ कि हमें ये सफेद पाउडर मिला, और वो सफेद पाउडर किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। देखिए जब नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो मैं ये सब एक्टिविटी भी आपको करके भी दिखाऊंगा, जितना संभवतः होगा उतना मैं करके ही बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे ही जरा थोड़ा सा समझिए। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि मैग्नीशियम अलग चीज, ऑक्सीजन अलग चीज होती है, लेकिन जब वो जल जाते हैं तो फिर वो ये बन जाते हैं। अर्थात ये एक रासायनिक परिवर्तन है, और इस रासायनिक परिवर्तन को आपने शाब्दिक रूप से लिख रखा है, शब्दों के माध्यम से इसको लिख रहे हैं, तब हम इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो शब्दों में। भाई ये तो हमने इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब लगा दिए ना कि होता है को, में मिलाने पर, इस टाइप से। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा विज्ञान की भाषा में लिखूं रासायनिक अभिक्रिया को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस वायु
ये इसको हम ऑक्सीजन कह सकते हैं। यहाँ पर एरो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मानी ये भी शाब्दिक ही है, ये भी लिखने का तरीका शाब्दिक है, लेकिन ये थोड़ा इससे संक्षिप्त रूप है। यहाँ पूरा हम वाक्य के रूप में लिख रहे हैं, यहाँ हमने उसको शब्दों में लिखा है, तो थोड़ा सा उसका संक्षिप्त रूप है। तो जब आप किसी रासायनिक परिवर्तन को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तब वह रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में हमें जो महत्वपूर्ण बातें देखने के लिए मिलती हैं वो क्या क्या थी, मैं एक बार फिर से नोट कर दे रहा हूं। देखिए, या तो आपको अवस्था में परिवर्तन होता दिखता है, या रंग परिवर्तन हो रहा हो, या गंध में परिवर्तन आ रहा हो, या आप कह लीजिए गैस निकल रही हो, कोई गैस निकलना, भाई किसी पदार्थ से गैस निकल रही हो, गैस का निकलना। एक पांचवा पॉइंट आप कह सकते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, ताप परिवर्तन। इस प्रकार की बातें जहां पर हो रही होती हैं, इस प्रकार की घटनाएं जहां पर हो रही होती हैं, तो आप समझिए वो रासायनिक परिवर्तन है। और उन रासायनिक परिवर्तनों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यहां पर ये अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन तक तो मैंने बहुत ठीक से बता दिया। ये दो एग्जांपल जो लिखे हैं, गैस का निकलना और ताप परिवर्तन, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसका उदाहरण क्या हो सकता है ये भी रासायनिक परिवर्तन, अर्थात इसको भी अगर हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करेंगे तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाएंगे। तो मैं गैस के कैसे गैस निकलती है और कैसे ताप परिवर्तन का कोई उदाहरण आपको बताता हूं। देखिए, जब घरों पर चूना किया जाता है, जैसे अभी दीपावली आएगी या जो और त्योहार आते हैं, तो मुख्यतः दीपावली पर ही हम घर में चूना जो कहते हैं कलई वगैरह करना, वो करते हैं। तो आप देखेंगे जो वो चूना होता है, जब मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं और उसे पानी में आप उसको डुबो देते हो और कुछ समय के लिए उसे छोड़ देते हो, तो आप देखना कि जब चूना आपने पानी में डाला, उसके थोड़ी देर बाद वो पात्र, जिस बर्तन में आपने पानी लिया हुआ है और चूना डाला है, तो वो जो बर्तन है वो गर्म होने लगेगा और साथ में गैस भी निकल रही होगी, बुदबुदाहट हो रही होगी, कुछ निकल रहा होगा, माने गैस निकल रही होगी। तो आप समझिए वो जो चूना है उसका भी अपना एक प्रतीक होता है, क्योंकि अभी मैं समीकरण की बात नहीं कर रहा, ये सब बातें फिर से आपको रासायनिक समीकरण बताते हुए बताऊंगा। तो वो जो चूना आपने डाला, उस चूने की वजह से वो पात्र गर्म हो गया और साथ में कोई गैस भी निकल रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि रासायनिक परिवर्तन में ताप परिवर्तन भी होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन भी होता है और गैस भी निकल सकती है। अर्थात ये जिस भी प्रकार के परिवर्तन मैंने यहाँ लिखे हैं, जिस भी प्रकार की बातें मैंने लिखी हैं, ये सब के सब रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तनों को जब हम शब्दों के माध्यम से लिखेंगे तब हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मुझे लग रहा है मैंने बहुत डिटेल में रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर बात कर ली है और आपको समझ भी आ गई। देखिए, मैं आपको एक और अच्छे से उदाहरण की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ रासायनिक अभिक्रिया को। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, जिंक की क्रिया, जिंक कोई धातु होती है, तो जिंक की क्रिया जब हम अम्ल से कराएं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दें या सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें, तब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इस बात को, जो ये मैंने शब्दों के माध्यम से ये लाइन लिखी हुई है, तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन तो है ही, क्योंकि जिंक धातु अम्ल से क्रिया कर रही है और उसके अम्ल के अंदर जो हाइड्रोजन थी उसको बाहर निकाल दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अम्ल नहीं रह जा रहा है, क्योंकि जिंक अगर हाइड्रोजन को निकाल रहा है तो जिंक खुद बचे हुए हिस्से के साथ लग जाता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो अम्ल नहीं रहा, जिंक से क्रिया कर, वो एक्चुअल में लवण बन जाता है। ये सब बातें देखिए धीरे धीरे आगे आनी है। मैं कुछ चीजों को थोड़ा सा इसलिए जानबूझकर रोक रहा हूँ कि कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इसलिए कंफ्यूज होने के साथ साथ फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो टॉपिक चल रहा है उसको नहीं समझना आप चाहते, तो इसलिए जो बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान से देखिए। तो जब जिंक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो अम्ल की प्रकृति बदल जा रही है, माने अम्ल नहीं रह रहा है और हाइड्रोजन गैस उसकी बाहर निकल जा रही है, क्योंकि तो ये बात रासायनिक परिवर्तन है और आपने इसे शब्दों के माध्यम से लिखा हुआ है, इसलिए हम इनको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो अभी मैंने इससे पहले कौन सा और लिखा था कि मैग्नीशियम रिवन को वायु में जलाया जाता है, वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर या सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ऐसे शब्दों के माध्यम से रासायनिक परिवर्तन को लिखना
रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन तो ये रासायनिक अभिक्रिया तो आपको समझ में आ गया ना टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। तो देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया हम शब्दों के माध्यम से लिखते हैं तो वो एक बड़ा रूप हो जाता है। उसको छोटे रूप में अगर हम लिखें, संक्षिप्त रूप में अगर हम उसे लिखें, तो रासायनिक अभिक्रिया ही क्या कहलाने लगती है? रासायनिक समीकरण कहलाने लगती है। जैसे मैं इस बड़े रूप को संक्षिप्त रूप में देखिए लिखने की कोशिश करता हूं। तो जिंक है तो आप जिंक लिखिए, प्लस का निशान लगाइए। किसके साथ मिल रहा है? के साथ कह रहे हैं ना, तो अम्ल लिख दीजिए। अब अम्ल का कोई नाम लिखते हैं ना, कोई अम्ल, तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक तीर का निशान लगाया। ये सब बातें भी आएंगी। तब बनता क्या है? जिंक क्लोराइड। देखिए, अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ऐसा कैसे लिख दे रहे हैं कि भाई जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं और जिंक क्लोराइड, इनको कैसे पता चल रहा है? तो देखिए, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे मैं लिख दे रहा हूं इसको। अभी तो फिलहाल आप ये देखिए कि रासायनिक समीकरण कहते कैसे हैं। तो जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे मैंने इन्हीं शब्दों को, जो ये पूरा पंक्तिबद्ध था जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जो भी भाई हिंदी की जो हमारी ग्रामर होती है उसका पूरा प्रयोग करके जो वाक्य लिखा गया है, उसको ही मैंने शब्दों के माध्यम से लेकिन छोटे रूप में लिख दिया है। इसलिए ये अब अभिक्रिया ही ये क्या कहलाने लगेगी? समीकरण कहलाने लगती है, रासायनिक समीकरण। लेकिन इसको हम रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं शब्द समीकरण, क्योंकि अभी भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। फिर रासायनिक समीकरण एक्चुअल में क्या होता है, तो इसका मैं रासायनिक समीकरण लिखने की कोशिश करता हूं। जब आप इन संक्षिप्त शब्दों को इनके प्रतीक अर्थात इनके जो संकेत होते हैं उसमें व्यक्त करने लगे, तब हम उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए आप, जिंक का जो प्रतीक होता है वो Zn होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो HCl होता है, जिंक क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो ZnCl2 होता है। ये कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ये सब बताऊंगा मैं कि कैसे पता चल रहा है कि जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl2 होता है। और हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो ये H2 निकल। तो आप देखेंगे, अभी देखिए बहुत सारी बातें बताने को हैं अभी इसमें। जैसे आप देखें कि इधर जिंक 1 है, उधर 1 है, इधर Cl 1 है लेकिन उधर 2 है। तो आपने इसको संतुलित भी तो करना है ना, बराबर भी तो करना है। जितनी चीजें इधर है उतनी चीजें उधर भी तो करनी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और फिर 2H है तो 2H है। तो अभी करेंगे बात डिटेल में इसमें। तो आप समझिए कि मैंने इन शब्दों का जो संक्षिप्त रूप है उसे प्रतीकों के रूप में लिख दिया, अर्थात इन तत्व या यौगिकों के जो फॉर्मूले होते हैं, जो इनके रासायनिक सूत्र होते हैं, उस रूप में जब मैंने इसको लिख दिया, तब इसी को कहने लगते हैं हम रासायनिक समीकरण। अब शब्द समीकरण नहीं कहेंगे, अब कहेंगे स्पेशली रासायनिक समीकरण। तो ये है रासायनिक समीकरण, और ये है रासायनिक शब्द समीकरण, और ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई। तो 3 बातें आई, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन को बड़े रूप में, वाक्य के रूप में प्रयोग कर लिखना, रासायनिक अभिक्रिया। उसी बड़े रूप को शब्दों में ही छोटे रूप में लिखना, रासायनिक शब्द समीकरण। और उन शब्द समीकरण को तत्व या यौगिकों के प्रतीकों के, या तत्वों या यौगिकों को सूत्रों के रूप में लिखना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। तो रासायनिक समीकरण लिखना, तो आप देखेंगे अभी मैंने एक समीकरण ये लिखा था, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण जब हम लिख रहे होते हैं तब जो बाईं ओर लिखा जाता है, माने ये क्या, कौन सा हिस्सा है? ये बायां हिस्सा है, बायां पक्ष। इसमें जिनको लिखा जाता है वो कहलाते हैं अभिकारक, अर्थात जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे सेब को आपने कट किया तो सेब अभिकारक हुआ, जो सेब में आयरन है, और जो वायु से वो रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या हुए? दोनों अभिकारक। जैसे यहाँ पर जिंक को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ला रहे हो तो इन दोनों में तो परिवर्तन होगा, तो इसका मतलब ये अभिकारक है, ये भाग ले रहे हैं उसमें।
तो रासायनिक समीकरण लिखते समय बाईं तरफ हमेशा अभिकारक लिखे जाते हैं, अर्थात अभिकारक कौन होते हैं? जो रासायनिक समीकरण अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले रहे होते हैं। इसके बाद इनकी आपस में जो क्रिया होती है उस वजह से जो बदलाव आता है उसको दाईं तरफ लिखा जाता है, तो ये दायां पक्ष है। और इस तरफ हमेशा किसको लिखा जाता है? उत्पाद लिखे जाते हैं, अर्थात जो उसमें परिवर्तन के बाद जो बनता है वो हम उत्पाद लिखते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जो उत्पाद के रासायनिक गुण होते हैं वो अभिकारकों से भिन्न होते हैं, जबकि ये इन्हीं से बनते हैं। भाई ये भी तो हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण या परिवर्तन की परिभाषा हो सकती है कि जब दो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में कुछ ऐसा उनमें चेंज आए कि जो बने उनके बाद कुछ नया जो बने वो नए वाले के जो गुण हैं वो अपने पहले वाले से क्या होने चाहिए? भिन्न होने चाहिए। तभी तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और उसे संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखते समय हमेशा बाईं तरफ अभिकारक लिखे जाते हैं, अर्थात जो उस समीकरण या अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं। उसके बाद इनकी क्रिया के बाद जो बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं और उनको हमेशा कहाँ लिखते हैं? दाईं तरफ लिखा जाता है। यदि अभिकारक एक से अधिक हो, एक से ज्यादा हो, जैसे इसमें है, देखिए एक जिंक है और एक HCl है, तो उनके बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि किसी समीकरण में रासायनिक समीकरण में अभिकारक एक से अधिक हो तब हम उनके बीच में प्लस चिन्ह प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दाईं तरफ यदि उत्पाद एक से ज्यादा बने, एक से अधिक प्रकार के उत्पाद बने, तब उनके बीच में भी प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारकों और उत्पादों को एक तीर के माध्यम से अलग किया जाता है, अर्थात अभिकारक और उत्पादों के बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। इस तीर का जो मुंह होता है ये हमेशा उत्पादों की तरफ को होता है और जो तीर की पूंछ होती है वो हमेशा अभिकारक की ओर को होती है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। और क्या लिखते हैं रासायनिक समीकरण में? रासायनिक समीकरण में इन तत्व या यौगिकों की भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए भौतिक अवस्था, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी इस प्रकृति में पदार्थ तीन रूपों में, तीन भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। या तो ठोस रूप में होते हैं कुछ पदार्थ, या द्रव में होते हैं, या गैस में होते हैं। तो जैसे जिंक देखिए ठोस होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं S, क्योंकि ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, तो उसका S। HCl अम्ल है, ये द्रव होता है, तो द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, तो इसको लिख देंगे L। इसी प्रकार से जिंक क्लोराइड सॉलिड होता है और हाइड्रोजन गैस होता है, तो इसलिए इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं G। तो समीकरण लिखते समय तत्व या यौगिक अर्थात जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं को सफिक्स में नीचे छोटा सा ऐसे करके दर्शाया जाता है। अभी एक बात और आ रही है इसमें, जैसे हाइड्रोजन गैस है तो कई बार आप गैस ना लिखें, ऐसा तीर का निशान बना दें, इसका मतलब है कि गैस है, ऊपर को जा रही है। यदि कहीं पर हमें ऐसा ठोस मिल रहा है जो अर्ध ठोस है, जैसे आप सुबह उठकर पेस्ट करते हैं टूथ पेस्ट, तो वो पेस्ट कैसा होता है? ना तो पूरी तरह ठोस होता है ना पूरी तरह द्रव होता है, अर्थात ऐसी अवस्था को हम पेस्ट बोलते हैं, मीन्स अवक्षेप बोलते हैं। तो अवक्षेप के लिए आप ऐसा बना सकते हैं, नीचे को एरो ऐसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के एरो का ये प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं व्यवहार में, व्यवहार माने प्रैक्टिकली, अब हमने इतनी सारी अगर अभिक्रियाएं समीकरण लिखनी पड़ जाए तो हम कई बार क्या करते हैं कि इन भौतिक अवस्थाओं को थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं लिखते, सीधे ये लिख देते हैं Zn + HCl, ZnCl2 + H2, इस प्रकार से लिख देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ स्पेशली टॉपिक ही चल रहा है रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, तब तो ये बात हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखी जाती है, फिर तो आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी ना जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक, अब इसमें आप एक बात देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए या किसी और एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, तो ये बन रहा है MgO। तो देखिए ये सॉलिड होता है मैग्नीशियम, ये गैस होता है और ये फिर से सॉलिड, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए, तीर का चिन्ह हो गया। तीर का मुंह हमेशा उत्पाद की तरफ और तीर की पूंछ हमेशा अभिकारक की तरफ। चूंकि अभिकारक एक से अधिक है इसलिए बीच में प्लस लगाया है और उत्पाद कोई एक ही है तो इसलिए फिर एक है तो प्लस चिन्ह कहाँ लगाएंगे, नहीं लगेगा ना। तो आप ये समझिए इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान से देखिए, इस पहले एग्जाम्पल में
फिर यहां भी देखेंगे। तो पहले आप यहां देखिए, इस तीर के बाईं तरफ और तीर के दाईं तरफ जो चीजें लिखी होती हैं, चीजें मीन्स अभिकारक और उत्पाद लिखे होते हैं, उनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो स्पेशली हम इस टॉपिक को कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, वैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। तो कैसे लिखी जाएगी संतुलित? भाई संतुलित में इतना सब कुछ तो आएगा ही आएगा जो है, बस संतुलित का मतलब ये होता है कि अभिकारकों में जितने परमाणु क्या होता है पता है, समझ में है ना? जैसे जिंक है तो ये जिंक का एक परमाणु है, इस HCl में H का एक परमाणु है, कितने नंबर में है माने ये, और Cl का एक परमाणु। तो ऐसे ही जितनी चीजें इधर है उतनी चीजें उधर होनी चाहिए, ये है सीधा मतलब इसका। इधर जिंक कितने हैं? एक, क्योंकि देखिए या तो सामने नंबर होता है या नीचे नंबर होता है। तो यहाँ तो जिंक, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, एक ही कम एक, मीन जिंक एक है। तो आप इधर देखिए जिंक भी एक ही है, यहाँ एक लिखा है, इसके नीचे एक लिखा है, तो जिंक एक है, जिंक तो संतुलित है। अगर आप H को देखें तो यहाँ H लिखा है एक और वहां H लिखा है 2, तो जब यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे। तो ऐसा करने से Cl कितने हो गए? क्योंकि जो सामने नंबर होगा वो इसका भी है और इसका भी है, तो Cl कितने हो गए यहाँ पर? 2। तो आप देखेंगे यहाँ कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे थे, क्योंकि देखो अब ये ध्यान से समझ लीजिए, Cl के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब Cl 2 है, जिंक एक ही है क्योंकि जिंक के नीचे। लेकिन अगर ये 2 किसी वजह से यहाँ लिखा होता तो फिर 2 जिंक होते और 2 ही Cl होते, लेकिन ये Cl के नीचे ही है तो इसलिए Cl का नंबर माना जाएगा। तो अब इस समय संतुलित है, क्योंकि जितनी चीजें इधर है उतनी ही चीजें उधर है, मतलब जितने परमाणु इधर है उतने परमाणु उधर है। इधर जिंक एक है, उधर एक है, इधर H 2 हो गए हैं, उधर 2 है, इधर Cl 2 है, उधर Cl 2। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या बनने वाले उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, तब हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए ये जो हम लिख रहे थे कि ये इतने हैं, उधर उतने कर दो, उधर इतने हैं तो इनको इधर इतना कर दो, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिंदी में कहें तो तुक्का मार विधि, केवल तुक्का लगाना है, मीन्स संख्या बराबर करनी कैसे भी करके। इसका कोई ऐसा मतलब गणित के हिसाब से कोई रूल नहीं है कि भाई उतना ही करेंगे, इधर इतना ही चेंज करेंगे, बस आप समझिए जैसे भी करके आप इधर की चीजों को उधर की चीजों के बराबर कर पाए। बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया को संतुलित करने की। तो देखिए Mg एक है, उधर भी Mg एक है, इधर ऑक्सीजन हो रहे हैं 2, क्योंकि O के नीचे 2 लिखा है, उधर ऑक्सीजन का कितना है? एक ही है, तो इसलिए क्या लगा देंगे? सामने 2 लगाएंगे। तो इधर Mg कितने हो गए हैं? 2 हो गए। अब इधर एक ही था तो फिर यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मुझे देखिए पूरा विश्वास है कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना आ गया होगा, अर्थात समीकरणों को संतुलित करना आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो हम इसे और उदाहरणों की सहायता से कर लेते हैं, लेकिन अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक शब्द समीकरण, और एक हो गया रासायनिक समीकरण, और एक हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम संतुलित करना कुछ और अभिक्रियाओं के लिए भी सीख लें। देखिए कोई अभिक्रिया ये है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। इसको देखें आप, क्या ये संतुलित है? तो एक जिंक 2H, उधर भी 2H, S एक है O 4 है 4, तो ये तो पहले से संतुलित है, तो इसमें तो हम कुछ ज्यादा करेंगे नहीं, तो ये तो संतुलित है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसी प्रकार का। FeCl2 प्लस SnCl4, इनके क्या नाम है अभी इस पे ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी तो इसके केवल जितना समझा रहा हूं उतना सीखो, मीन्स संतुलित करना सीखो आप। इनके क्या नाम होते हैं सब आएगा इस चैप्टर में। इधर बन रहा है FeCl3 प्लस SnCl2। अब आप देखिए इसको संतुलित है क्या? इधर Fe एक है, उधर भी एक है, आयरन माने। इधर Cl 2 ये है और 4 ये है, तो टोटल Cl कितना है? 4 और 2 6। वहां देखें तो कितना हो रहा है? 3 Cl ये है और 2 Cl ये है, 5 Cl हो रहा है। इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। तो हम संतुलित करने के लिए क्या करें? कुछ ऐसा करें कि देखिए Cl बराबर हो जाए। तो अगर मैं यहां पर 2 कर दूं तब ये कितना हो रहा है? 2 तिया 6 Cl,
और ये Cl कितने हैं, 2, 8 Cl हो रहे हैं। और यहाँ पर अभी कितने हो रहे हैं, 4 और 2 6 Cl हो रहे हैं। तो 8 करने हैं। और आपको अब ये भी दिख गया है कि Fe 2 हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ भी Fe कितने करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। तो 2 Fe हो गए, 2 Fe हो गए। Cl कितने हो रहे हैं, 2 दूनी 4 और 4 8। यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 8। अब SN को देखो, SN 1 है, इधर भी SN 1 है, तो ये समीकरण संतुलित हो गई। तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण संतुलित करनी आनी चाहिए। और ये है सब तुक्का मारी कि माने इधर की चीजें उधर की चीजों के बराबर कैसे हों, किसी भी तरीके से आपने करनी है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित होती है। और पूरे इस चैप्टर में हम बहुत सारे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। आज चूंकि पहला लेक्चर है तो मैं इसमें ज्यादा बड़ी लेंथ की वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं, इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं लास्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं छोटी सी बात आपको ये बता दूं कि देखिए, जिस पूरे लेक्चर को जब हम पढ़ते हैं तो उसको एक बार हाईलाइट के लिए हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या ऐसा पढ़ लिया है इसमें। तो हमने क्या पढ़ लिया है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक शब्द समीकरण। भाई हमने पहले उसको शब्द समीकरण लिखा, और फिर चौथे पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण ही लिख ली फिर हमने। और 5वां पॉइंट हम कह रहे हैं रासायनिक समीकरण का लिखना, रासायनिक संतुलित समीकरण, या कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, ये भी हमने सीखा। और इसी में 2 छोटे टॉपिक क्या क्या है, अभिकारक के बारे में बात आई और उत्पाद के बारे में बात आई। तो इतने सारे जो टर्म हैं, जो पद हैं, वो आज के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपको इन पदों में से या आज के लेक्चर में कोई भी किसी प्रकार का आपको लग रहा है कि मुझे टॉपिक समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट अवश्य करें, जिससे कि जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तब आपकी उन कठिनाइयों, उन प्रश्नों को सही से उनका आपको समाधान दे पाऊं, उत्तर दे पाऊं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके प्रकार क्या होते हैं। तो ये सब टॉपिक पढ़ लेने के बाद आपसे बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ठीक से देखिए, कॉपी पेन लेकर आप बैठिए। आपको एक बार समझ नहीं आता है, दूसरी बार रिवाइज करिए, तीसरी बार रिवाइज करिए, बार बार जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको ठीक से तैयार कर लें, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तब आपको आगे के जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आए। और बहुत अच्छा चैप्टर है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, तो अभी तो मैंने आपको 3-4 रिएक्शन बताई हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाले हैं और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण भाग को पढ़ने वाले हैं।